के साथियों को सुनना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा हम सबका सहयोग करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले आदरणीय सलीम शेरवानी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने यहां बुला करके बहुत महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात कराई, साथ ही साथ लगातार समाज में या जो देश में हालात हैं उन हालातों को कैसे सुधारा जाए उसके लिए बहुत सारे प्रतिष्ठित लोगों से भी मुझे घर में मिलने का मौका मिला है। वहीं वो जो राजनीति का रास्ता है जो आज के समय पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का रास्ता बनाया है, उस रास्ते से न देश का भला है, न प्रदेश का भला है, न समाज का भला है। और अगर उसी रास्ते पर देश चलता रहा, उन्हीं विचारधाराओं को अगर मजबूत करते गई जनता, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में नफरत की दीवार और बड़ी हो जाएगी। झूठ फैलाया जा रहा है और कैसे हर दिन नया मुद्दा बना दें अपने प्रोपेगेंडा के माध्यम से, उन तमाम चीजों से मुकाबला करना। इसलिए जो बहुत सारे बड़ी संख्या में अतिथि आए हैं, क्योंकि मैं कुछ ही लोगों के नाम पढ़ सकता हूं, मनोज पांडे जी, विनय पांडे जी, बब्बन दुबे जी, प्रभाकर शर्मा जी, रुद्र ओझा जी, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष, संगठन के सभी पदाधिकारी, यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे जिम्मेदार पुराने हमारे महानगर के अध्यक्ष भी बैठे हैं, दो तमाम पदाधिकारी हैं। पहले ज्यादा थी, अब बड़ी संख्या में समाजवादी नेता कार्यकर्ता हैं। मैं सबका आभार प्रकट करता हूं और बड़ी संख्या में जो ब्राह्मण समाज से बुद्धिजीवी लोग जुड़े हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और मुझे भरोसा है कि जहां समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया है कि हर वर्ग के लोगों को जोड़ें, हर समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुटे, और मुझे खुशी है कि इसमें लगातार समाजवादी पार्टी का प्रयास हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। लखनऊ में जहां लगातार कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके हम लोगों ने लोगों को जोड़ा है, दूसरी पार्टी के लोग आज समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। कोई पार्टी नहीं बची जिसको छोड़ करके ना आ रहे हों। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा तो आप देखेंगे जो सत्ता में आज बैठे हैं, जिनके पास 324 सीटें हैं, उनके लोग भी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। क्योंकि आज जनता समाजवादियों की तरफ देख रही है। और आज जब हम आप सब मिल रहे हैं, आज हम और आप जब एक जगह यहाँ पर उपस्थित हैं, वहीं हमने और आपने एक बहुत समाजवादी नेता उनको खोया है। राम पूजन पटेल जी न केवल हमारे समाजवादियों के, बल्कि वो अपने समाज के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने हमेशा जिंदगी भर अपने जीवन में पिछड़ों को हक कैसे मिले, उनके जो संविधान में अधिकार है वो कैसे उन तक पहुंचे, उसके लिए लगातार जीवन भर संघर्ष करते रहे। कई मौकों पर हमारी उनसे मुलाकात होती थी और वो ऐसे नेता थे, कभी सच बोलने में हिचकिचाते नहीं थे। जब सरकार हमारी चली गई, उन्होंने कहा, और मैंने पूछा उनसे कि आखिरकार हम लोग क्यों ऐसा हो गया हमारे साथ। मुझे याद है राम पूजन पटेल जी ने कहा कि आपकी सरकार का काम अच्छा था, सबके लिए काम था, लेकिन आप वो संदेश नहीं दे पाए कि हर वर्ग के साथ आपकी पार्टी खड़ी है। और शायद उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, जहां जातियों के बीच में भेदभाव पैदा किया और धर्म के आधार पर भी उन्होंने नफरत फैलाई। जहां राम पूजन पटेल जी को हम याद कर रहे हैं, उनके घर भी मुझे जाने का मौका मिलेगा, मैं जाऊंगा घर, श्रद्धांजलि दूंगा। लेकिन आज जितने इलाहाबाद के नेता हैं वो जानते होंगे
कि उनके ना रहने से समाजवादी पार्टी को कितना बड़ी क्षति हो गई है और क्षति होने जा रही है। इसलिए हम दुखी भी हैं और आपकी तरफ से, अपनी तरफ से भी हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं दूसरा बड़ा काम आज उत्तर प्रदेश में हुआ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का आखिरी बजट आज पेश हो गया। तो चाहेंगे भी तो नहीं मिल सकता, क्योंकि जो कुछ सोचा था, जो कुछ उन्होंने जनता में फैलाया था, बताया था, अब वो सब का समाप्त हो गया, कुछ बचा नहीं उनके पास। और हम और आप लोग यही तो कहते हैं, क्योंकि ये 5वां बजट था इनका, अब कोई बजट नहीं आएगा। और जिस सरकार का 5वां बजट आ गया हो तो हमें तो वही कहावत याद आ रही है पुरानी, जो आप सब जानते हो, खेल खत्म और पैसा हजम। ये बहुत पुरानी कहावत है कि खेल खत्म और पैसा हजम। और कैसे हजम किया है भारतीय जनता पार्टी ने पैसा, वो हम और आप लोग समझ नहीं पा रहे, हम और आप नहीं समझ पा रहे। और जिस तरह के कानून लाए जा रहे हैं, हमें तो उम्मीद थी और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को उम्मीद थी इस बात की कि ये जो बजट आएगा इसमें कहीं ना कहीं गरीब के लिए, किसान के लिए राहत पहुंचेगी। लेकिन गरीब को वही मिला धोखा जो भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से धोखा देती आई है। और हमारे किसान भाई ये जान लें, ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, ये हमारी आपकी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे आपके लिए फैसला नहीं ले रही, ये केवल फैसला ले रही है उद्योगपतियों के लिए। ये तो दो चार नाम है जो हम और आप जानते हैं, लेकिन न जाने कितने छिपे हुए ऐसे नाम हैं जिनको सीधा सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। 3 कानून जो आ गए हैं, केवल हम समाजवादी लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के किसान विरोध कर रहे हैं। और हम तो भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, जो कानून अगर किसान के लिए आप लाए हो और अगर किसान उन कानून को नहीं चाहते हैं, तो क्या जबरदस्ती है कि उनके ऊपर ऐसे कानून थोपे जाएं। और अगर हम पॉलिटिकल लोग उन बातों को उठाएं, कानूनों को, तो कहते हैं ये लोग राजनीति कर रहे हैं इसमें। मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, ये जितने समाजवादी हैं यहां पर, ये सब किसान हैं, सब पे खेती है। कोई ऐसा हो जो बता दे जिसके पास खेत ना हो, कोई बता दे हमें। यहाँ समाजवादी जो लाल टोपी लगा के खड़े, हमारे पाल साहब, बताओ आप पे खेत है कि नहीं है? कितने बीघा है आपके पास खेत? हमने पूछ लिया तो भूल गए बेचारे। लेकिन ये जितने समाजवादी हैं, अब मुझे नहीं पता कि तुम पे खेती है कि नहीं है, लेकिन जितने खड़े हैं सब पर खेती है। ये सब किसान हैं, समाजवादी तो है ही हैं, लेकिन ये सब किसान हैं, ये जानते हैं कि इनकी फसल का किसी को एमएसपी नहीं मिला है। ये धान अगर इन्होंने बेचा होगा, बताओ धान कितने रुपए में खरीद के आपका? 900 रुपए, 1100 रुपए, 1200 तो बहुत मुश्किल से मिला लोगों को। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर मक्का होती है कि नहीं होती है। बताओ मक्के की एमएसपी क्या थी और कितना मिल गया किसान को? सोचो, धान की कीमत नहीं दे पाए। अभी सरसों खड़ी है खेतों में लोगों की, बताओ सरसों पे एमएसपी है, कितने किसानों को मिल गई? और याद रखना साथियों, हम और आप नहीं जानेंगे, धान की फसल आके चली गई, हमें आपको एमएसपी नहीं मिली, लेकिन अखबारों में उद्योगपति का बासमती राइस अपने आप विज्ञापन के रूप में आ गया, विज्ञापन के रूप में आ गया। एक बहुत बड़े उद्योगपति, क्योंकि नाम लेते हैं हमारे साथी, क्या जरूरत है, वो बहुत काम कर सकते हैं, क्या जरूरत है कि खाने का तेल बेचें? क्या जरूरत है उन्हें कि बासमती चावल बेचें? क्या जरूरत है उन्हें आटा बेचें? और मैं कहना चाहता हूं पत्रकार साथियों, आज किसान परेशान है, आज किसान के सामने संकट है। यही किसान जब जमीन पर पैदा करेगा, गेहूं, सरसों और चीजें पैदा करेगा, जब आप बाजार में खरीदोगे तो न जाने कितनी कीमत में आप खरीदोगे।
वही चीजें जो बाजार से खरीदोगे उसकी कीमत कौन तय करेगा? क्या आप और हम लोग नहीं देख रहे बाजार में डीजल और पेट्रोल की कीमत क्या हो गई है? बीजेपी कहती है कि तर्क ये है कि सरकार के अंदर नहीं आती ये चीज, ये सरकार नहीं कंट्रोल कर सकती है। बीजेपी का ये तर्क है कि वो कंपनी है। तो वही तो हम और किसान और समाजवादी लोग कह रहे हैं कि आप किसानों को कंपनी के सामने छोड़ दोगे तो किसानों को एमएसपी कौन देगा? जब बीजेपी ये कहती है कि डीजल पेट्रोल उनके हाथ में नहीं है, वो कंपनियों के हाथ में, कंपनी तय करेंगी कितना महंगा बिकेगा नहीं बिकेगा। यही तो तर्क है भारतीय जनता पार्टी का। क्या डीजल पेट्रोल की कीमत हम इसलिए नहीं कम कर सकते क्योंकि वो कंपनियां हैं? तो कल को अगर हमारे किसान का सब कुछ खरीद लेंगी कंपनियां तो उसका बाजार में भाव क्या होगा? इसलिए बाजार पर किसान को नहीं छोड़ा जा सकता। और इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि बाजार तो उठता है बैठता है, कीमतें वहां बाजार तय करती है। हमारे किसान को अगर लाभ कोई पहुंचा सकता है तो सरकार पहुंचा सकती है। जब तक मंडियां नहीं होंगी तब तक हमारे किसानों को लाभ नहीं मिल सकता। और फिर एक सवाल तो इतना सा है कि जो मुनाफा हो रहा है वो जा कहां रहा है डीजल पेट्रोल का? डीजल पेट्रोल का मुनाफा किसके लिए है? मुनाफा किसान के लिए है कि उद्योगपति के लिए है?